अस्पतालों में काम करने वाले लोग हमेशा दुनिया का वह पहलू देखते हैं जो आमतौर पर लोगों से छिपा होता है। हर मरीज अपने साथ एक अनोखी कहानी लाता है और हर व्यक्ति की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव उसे अजीबोगरीब फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। अस्पताल में मौत के बाद इंसान की अहमियत भी देखने को मिलती है और इंसानियत का असली चेहरा नजर आता है। कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उनकी मौत उनके अपनों के लिए गहरे दुख का कारण बनती है। उनके बिछड़ने की खबर सुनकर उनके प्रियजन बिलख बिलख कर रो पड़ते हैं। लेकिन मैंने ऐसी मौतें भी देखी हैं जहां मरने वाले को घर ले जाना भी उसके परिवार वालों के लिए एक बोझ लगने लगता है। कोई अपनी मौत के समय अपनों के बहाए गए आंसू देखकर मुस्कुराते हुए दुनिया छोड़ देता है। हर इंसान का अपना नसीब होता है। अस्पताल के माहौल ने मुझे यह सिखाया कि इंसान के कितने रूप होते हैं और यह दुनिया कैसे अलग अलग नकाब पहनकर जीती है। पैसा कभी मौत को रोक नहीं सकता और गरीबी कभी मौत की वजह नहीं बनती, क्योंकि कई बार भूखे प्यासे लोग भी बीमारियों से लड़कर जिंदा रह जाते हैं, जबकि स्वस्थ लोग भी अचानक दम तोड़ देते हैं। अमीर लोग जरा सी बीमारी में भी मर जाते हैं, मगर पहली बार अस्पताल में हुए एक अजीब वाकये ने मुझे हिलाकर रख दिया था। एक शाम अस्पताल में आए एक बुजुर्ग ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वह ऐसा बुजुर्ग था जिसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसे और ऐसा क्यों हुआ था? जब यह सच्चाई कुछ समय बाद मेरे सामने आई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सिस्टर माही, आपको डॉक्टर अशोक बुला रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी को बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल लाया गया है। यह अस्पताल का एक व्यस्त दिन था। शाम के करीब एक वार्ड बॉय ने आकर मुझे अजीब से लहजे में यह खबर दी थी। शब्दों का सही मतलब समझे बिना ही अपना काम छोड़कर जल्दी से डॉक्टर साहब के ऑफिस की ओर भागी थी। वैसे तो मुझ जैसी एक साधारण नर्स का किसी सीनियर डॉक्टर से कोई खास काम नहीं होता था। मैं हाल ही में इस अस्पताल में एक सामान्य नर्स के रूप में भर्ती हुई थी। न मेरा कोई खास अनुभव था, न ही मेरी उम्र ज्यादा थी। मेरी बाकी साथी नर्सें आम वार्ड में ड्यूटी देती थीं, मगर मेरे पिता की जान पहचान की वजह से सीनियर डॉक्टर अशोक मुझे अपने साथ रखने लगे थे। डॉक्टर अशोक अपने पेशे के प्रति बेहद ईमानदार इंसान थे। उनका अनुभव और समर्पण देखकर कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल बेकार सी लड़की हूं। हालांकि मैं भी काफी होशियार थी और डॉक्टर बनना मेरा बहुत पुराना सपना था, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे नर्सिंग करना पड़ा। मेरे पिताजी इसी अस्पताल में एक बेहतरीन डॉक्टर थे। कुछ साल पहले एक कार हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं अपने पिताजी की दूसरी पत्नी से इकलौती औलाद थी। मेरी सौतेली माँ का पहले ही निधन हो चुका था और उनके बच्चे जवान थे। मेरे पिता की मौत के बाद मेरे सौतेले भाइयों ने झगड़कर उनका पूरा बैंक बैलेंस आपस में बांट लिया। मुझे और मेरी माँ को कुछ हजार रुपए देकर टरका दिया। मजबूरी में मुझे नर्सिंग का कोर्स करके उसी अस्पताल में नौकरी करनी पड़ी जहां मेरे पिताजी की जान पहचान थी। यह एक प्राइवेट और बहुत महंगा अस्पताल था। मेरे पिता के एक दोस्त ने मुझे नौकरी दी और एक होनहार युवा डॉक्टर के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा, यह यहाँ के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। इनसे सीखोगी तो कुछ ही समय में डॉक्टरों के बराबर आ जाओगी। मुझे पता था कि यह सिर्फ एक दिलासा था, मगर उनकी बात इस हद तक सही थी कि डॉक्टर अशोक वाकई बेहद होशियार और काबिल डॉक्टर थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक गैर मामूली संजीदगी और गंभीरता छाई रहती थी। शुरुआत में ही डॉक्टर साहब ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उन्हें आलसी और नालायक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने कड़ाई से कहा था, अगर तुमने काम में लापरवाही की तो तुम्हें फौरन निकाल दूंगा। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना था, इसलिए उस दिन के बाद से मैंने हमेशा दिल लगाकर काम किया और कभी डॉक्टर साहब को शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं खुद भी मेहनती लड़की थी, इसलिए पूरे शौक से अनुभव हासिल करने लगी। जब मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंची, तो वे मुझे लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गए जहां मरीज को रखा गया था। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के सामने पहुंची, मैं अचानक ठिठक कर रुक गई। वहां दरवाजे के बाहर लगभग जवान एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी जो बुरी तरह रो रही थी, मगर मुझे झटका उसके हुलिये ने दिया। वह बहुत पतले और बेहद तंग कपड़ों में थी, जिससे उसकी बेपर्दगी हो रही थी, लेकिन शायद उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसके हसीन चेहरे पर शोक और गम के गहरे असर थे।
हमारे साथ मौजूद दूसरे डॉक्टर ने बताया कि वह लड़की उसी मरीज के साथ आई है और लगातार रो रही है, किसी भी तरह से चुप नहीं हो रही। मुझे उसके हालात पर अफसोस तो हुआ, मगर यह देखकर हैरानी भी थी कि वह इतने अजीब पहनावे में अस्पताल आकर बैठ गई थी। परेशानी अपनी जगह, लेकिन उसे अपना लिबास बदल लेना चाहिए था। ये बात मैं उसे कह भी नहीं सकती थी। मैं यही सोचते हुए डॉक्टर साहब के पीछे कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, दोनों डॉक्टर मुझसे 2 कदम आगे बढ़कर मरीज के पास चले गए। डॉक्टर अशोक ने मरीज को देखा तो एक पल के लिए ठिठक गए। मेरी पूरी तवज्जो डॉक्टर साहब पर थी। मैंने उनके चेहरे के अचानक बदलते भाव देखे तो हैरान रह गई। जब मैंने नज़र घुमाकर उस मरीज की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं और झिझक के मारे मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। दूसरा डॉक्टर भी घबरा गया और मुझसे कहने लगा, सिस्टर माही, आप कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं। जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। मैं शर्मिंदगी से सिर हिलाकर कमरे से बाहर आ गई। तभी मुझे वार्ड बॉय की बात समझ आई। मरीज वाकई बहुत बुरी हालत में था। उसका वजूद साफ इशारा कर रहा था कि वह हाल में अचानक बीमार होकर अस्पताल लाया गया था। कमरे के बाहर बैठी वह लड़की भी काफी हल्के और तंग कपड़ों में थी, जिससे उसका पूरा वजूद साफ छलक रहा था। का यह हाल देखकर मुझे अजीब सी झक महसूस हो रही थी। पता नहीं उस आदमी को अचानक क्या हुआ था कि उसे इस हालत में अस्पताल लाना पड़ा। मैंने मौका देखकर उस लड़की के पास जाकर उसे हल्के से तसल्ली दी और फिर जिज्ञासा से पूछा, ये मरीज कौन है और इसे क्या हुआ था? वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगी। फिर जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं अवाक होकर उस हसीन लड़की को देखती रह गई। वह कहने लगी, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले थे। मैंने सोचा था कि वह उस बूढ़े आदमी की जवान और खूबसूरत बीवी होगी, मगर वह तो बेहिचक बता रही थी कि उसका उस मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक था और वह इसे मोहब्बत का नाम दे रही थी। हमारे यहाँ बेहयाई इतनी आम हो चुकी थी कि शादी से पहले बाकायदा मोहब्बत के ताल्लुक बनाए जाते हैं। वह लड़की कहने लगी, हम दोनों साथ थे जब अचानक इस आदमी को न जाने क्या हुआ कि वह बिल्कुल बेजान हो गया। मैं उसे जगाने की पूरी कोशिश करती रही, मगर वह हिल भी नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसे कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी जिससे मैं अंदाजा लगा पाती कि आखिर हुआ क्या था। घबराहट में वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर आ गई। वह डर चुकी थी। तभी मुझे पता चला कि वह आदमी गुनाह की हालत में इस अंजाम तक पहुंचा था। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या हुआ, क्योंकि मुआयना करने से पहले ही उसके नाजायज हुलिये की वजह से मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर रोहित ने मुझे बुलाया। मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मैं हिल गई। डॉक्टर साहब ने कहा, इस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। मैंने तुरंत गर्दन घुमाकर उस लड़की की ओर देखा। वह भी घबराई हुई थी और सवालिया नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। मुझे चिंता हुई कि उसे यही खबर कैसे दी जाए। मैं अभी इतनी अनुभवी और मजबूत दिल वाली नहीं हुई थी कि बहादुरी से किसी मरीज की मौत की खबर उसके परिजनों को दे सकूं। पहले ही उस लड़की का रोना मुझे बेचैन कर चुका था। डॉक्टर रोहित भी आगे नहीं बढ़े। उनका अंदाज उलझा हुआ था, जैसे वे किसी दुविधा में हों। हमारी ये मुश्किल डॉक्टर अशोक ने हल कर दी। वे बाहर आए और अपने गंभीर लहजे में उस लड़की को सीधे बता दिया, इस आदमी की मृत्यु 2 घंटे पहले हो चुकी थी। इसे अस्पताल लाए जाने से पहले ही यह इस दुनिया से जा चुका था। ये सुनते ही वह लड़की गुस्से से उबल पड़ी और हमें घूरने लगी, जैसे उसे हमारी बातों पर यकीन न हो रहा हो। मैंने महसूस किया कि इस दौरान डॉक्टर रोहित लगातार नजरें चुरा रहे थे, मानो वे कुछ छिपा रहे हों। अचानक वह लड़की जोर जोर से चीखने लगी और कहने लगी, यह नहीं हो सकता, वह बिल्कुल ठीक था। किसी ने जरूर उसे खत्म करने की कोशिश की है। उसे यह मृत्यु स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वह बार बार सवाल करने लगी, अचानक कोई कैसे मर सकता है, वह भी उस हालत में जब वह अपनी सबसे प्रिय हस्ती के करीब हो। वह तरह तरह के शक जाहिर करने लगी। वह कहने लगी, जरूर दुश्मनों ने उसे खत्म कर दिया होगा, क्योंकि वह बीमार नहीं था। डॉक्टर रोहित ने उसे समझाने की कोशिश की
इस आदमी का दिल अचानक बंद हो गया था, इसी वजह से उसकी मौत हुई। मैं यह सुनकर ठिठक गई, क्योंकि इससे पहले दोनों डॉक्टरों ने मौत की कोई वजह नहीं बताई थी। वह लड़की गम में डूबी सिर पकड़कर रोने लगी और बोली, वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर उसका दिल अचानक कैसे बंद हो गया, जबकि उसे दिल की कोई बीमारी भी नहीं थी। मैं घर आ गई, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि शायद उस आदमी को कोई इजहर दिया गया था। मैंने अभी तक उस कमरे में जाकर उस बूढ़े को नहीं देखा था। मैं तो दोनों डॉक्टरों की बातों पर यकीन कर चुकी थी कि वह वाकई मर चुका होगा, मगर उस समय मुझे असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। वह लड़की लगातार रो रही थी और बार बार सवाल कर रही थी। डॉक्टर रोहित उलझे हुए लग रहे थे और अधूरे अधूरे जवाब दे रहे थे। कहीं से नहीं लग रहा था कि वे एक पेशेवर और अनुभवी डॉक्टर हैं। वहीं मेरे सीनियर डॉक्टर अशोक बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। शायद यही बात उस लड़की को और ज्यादा शक में डाल रही थी। अचानक उस लड़की ने जो मांग रखी, उसने हम तीनों को चौंका दिया। उसने कहा, मुझे इस बूढ़े का पोस्टमार्टम करवाना है। मैं हैरान रह गई। इस लड़की का उस बूढ़े से कोई भी जायज रिश्ता नहीं था, तो फिर वह किस हक से पोस्टमार्टम की मांग कर रही थी। मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि उसका कोई जायज रिश्ता नहीं था, तो वह तड़प उठी। वह गुस्से से बोली, रिश्ता क्यों नहीं है? हम 1 साल से साथ थे। हमारी शादी होने वाली थी। वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसे पूरा यकीन था कि उसके होने वाले पति को उसकी पहली बीवी ने मारने की कोशिश की थी, ताकि वह दूसरी शादी न कर सके। अचानक डॉक्टर अशोक बोले, ठीक है, हम पोस्टमार्टम कर लेंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने पोस्टमार्टम की तैयारियां शुरू करने के लिए कहा और लड़की से कुछ जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। जब से मैं इस अस्पताल में आई थी, ये पहला पोस्टमार्टम था जिसमें मैं हिस्सा ले रही थी, इसलिए मैं नर्वस भी थी। पोस्टमार्टम करना कोई आसान काम नहीं होता। मुझे डॉक्टर अशोक के हाव भाव भी अजीब लग रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे और उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। मैं समझ नहीं पाई कि डॉक्टर के चेहरे पर ऐसे भाव क्यों थे, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें हर हाल में इत्मीनान और शांत देखा था। वे कभी ज्यादा भावुक होते थे और न ही उन्हें कभी परेशान देखा था। अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती, तो डॉक्टर अशोक सीधे सपाट शब्दों में खबर देकर एक तरफ हो जाते, लेकिन उस दिन पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वे अस्पताल का नियम भी तोड़ रहे थे। मैं उनकी शागिर्द थी, सिर्फ एक साधारण नर्स थी, इसलिए मुझे चुप रहना था, लेकिन यह सब मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। वह लड़की अभी उस आदमी की पत्नी भी नहीं थी, सिर्फ प्रेमिका थी, और अस्पताल के नियमों के मुताबिक परिजनों की मंजूरी के बिना पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। मैं यह नियम जानती थी, फिर इतने काबिल डॉक्टर न जाने क्यों उस लड़की के कहने पर पोस्टमार्टम करने को तैयार हो गए थे। मैं इतनी नासमझ नहीं थी कि यह सब समझ ना पाऊं। अंदर ही अंदर दोनों डॉक्टर कुछ छिपा रहे थे। मुझे उस बूढ़े के परिवार के लिए अफसोस हो रहा था, जो अब तक उसकी मृत्यु की खबर से भी अनजान थे, और इधर पोस्टमार्टम की तैयारी हो चुकी थी। वह लड़की लगातार रो रही थी और निढाल हुई जा रही थी। मैंने उसे सब्र रखने के लिए कहा, तो वह अजीब से लहजे में बोली, मुझे इस बूढ़े की मौत का कोई गम नहीं, मैं तो अपनी बर्बादी पर रो रही हूं। उसके शब्दों और लहजे ने मुझे झकझोर दिया। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। वह अपने माथे पर बल लाए हुए बड़बड़ाते हुए बोली, इस बूढ़े की दौलत और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने का सपना देखकर मैंने अपनी इज्जत और अपना आप इस बूढ़े को सौंप दिया था। मगर मुझे क्या मिला? फिर वह तन से अपनी बेबाक हालत दिखाते हुए बोली, बूढ़ा मरते दम तक मुझे इस्तेमाल करता रहा और फिर खामोशी से मर गया। मैं स्तब्ध होकर उस लड़की को देख रही थी। वह कड़वाहट से हंसते हुए बोली, मैं कोई अमीर या मॉडर्न लड़की नहीं हूं। मैं तो बस एक मजबूर लड़की थी, जो अपने अमीर बॉस की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर अपनी असलियत ही भूल गई थी। उस बूढ़े ने मुझे लालच दिया था कि शादी के बाद एक घर और करोड़ों रुपए मेरे नाम कर देगा। मैं भी मान गई। अपना हुस्न और अपनी जवानी उस पर बर्बाद कर दी। गरीबी और मजबूरी ने मुझे कमाने पर मजबूर कर दिया। वक्त पर शादी नहीं हो सकी और शादी की उम्र भी निकल गई। सोचा, बूढ़े के साथ जिंदगी बसा लूंगी, इस बहाने मेरे घरवालों की जिंदगी संवर जाएगी। मगर पिछले 1 साल से यह बूढ़ा मुझे बस प्यार के झूठे दिलासे देता रहा।
उसने मेरे साथ जबरदस्ती नाजायज ताल्लुक बनाया। हर बार हजारों रुपए देकर मुझे बहलाता और यकीन दिलाता कि वह अपने घर वालों को मना लेगा और मुझसे शादी करेगा। मगर उसके घर वाले कभी नहीं माने और मैं बेवजह अपनी इज्जत गंवा बैठी। वह आंसू पोंछते हुए बोली, मिला कुछ भी नहीं। न इज्जत रही, न गुजरा वक्त वापस ला सकती हूं। मैं न अपने घर की रही, न कहीं और जाने के काबिल हूं। वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अफसोस से उसे देखा, फिर वहां से उठकर पोस्टमार्टम के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने सामने का मंजर देखा, मैं सहम गई। तेजी से उस बूढ़े के पास जाकर उसका मुआयना करने लगी। मुझे देखते ही शर्म महसूस हुई। वह तगड़ा मर्द था। चेहरे से उम्र ज्यादा लग रही थी, मगर शरीर काफी स्वस्थ था। वह अब भी उसी बेपर्दा हालत में पड़ा हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों डॉक्टर उस लड़की से झूठ क्यों बोल रहे थे। वह बूढ़ा मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था। मैं घबराकर बाहर भागी और डॉक्टर अशोक से सवाल किया, वह आदमी मरा नहीं था, फिर उस लड़की से झूठ क्यों बोला जा रहा था? अब भी उसके शरीर में जान बाकी थी, फिर उसके घरवालों को सूचना देने की बजाय उसका पोस्टमार्टम क्यों किया जा रहा है? ये सब क्या हो रहा था? मैं पूरी तरह उलझ गई। मेरे सवाल सुनकर डॉक्टर रोहित ने झट से मुझे वहां से हटाया और एक तरफ ले जाकर गंभीर आवाज में बोले, सिस्टर माही, आप इनमें दखल मत दें। आपको क्या समझ? आप तो नादान और नासमझ हैं। हम पागल नहीं हैं। हमें सब पता है उस बूढ़े की हालत का। हमें भी अंदाजा है। फिर वह मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए बोले, हमने एक बार कह दिया कि वह मरीज मर चुका है, तो इस पर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यही सच है। मैं हैरानी से डॉक्टर साहब का चेहरा देखने लगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे बहस करूं। मेरी नौकरी का सवाल था, इसलिए चुप रह गई। हम पोस्टमार्टम के लिए कमरे में पहुंचे। बाहर वह लड़की रो रो कर पागल हो रही थी। उसने जिस पहली पत्नी और बच्चों का जिक्र किया था, उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मैं अफसोस से उस बूढ़े को देखने लगी। वह जिंदा था। वह बूढ़ा इस वक्त भी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थीं। वेंटिलेटर पर रखने वाले भी यही डॉक्टर थे। इसका मतलब वे अच्छी तरह जानते थे कि बूढ़ा जिंदा है। फिर भी डॉक्टर अशोक और डॉक्टर रोहित ने बाहर जाकर साफ झूठ बोल दिया कि वह मर चुका है। किसी भी मरे हुए इंसान को वेंटिलेटर पर नहीं रखा जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह डॉक्टर क्या करने वाले थे। मैं पूरी तरह उलझ गई थी। डॉक्टरों के इशारे एक दूसरे को समझ रहे थे, मगर मुझे नहीं। डॉक्टर अशोक अजीब नजरों से बूढ़े को देखने लगे। एक पल के लिए मुझे लगा, जिस हालत में इस बूढ़े को लाया गया था, उसी वजह से डॉक्टर अशोक को उससे नफरत हो गई थी। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई डॉक्टर अपनी निजी भावनाओं को बीच में लाकर किसी मरीज से नफरत करे या गुस्से में उसका इलाज ना करे। कोई नहीं जानता था कि वह बूढ़ा गुनाह करते हुए इस हालत तक पहुंचा था। वह जिंदा था और शायद उसे इलाज देकर फिर से जिंदगी की ओर लाया जा सकता था। मगर इस वक्त जो कुछ हो रहा था, वह सही नहीं था। यही सोचकर मेरा पूरा वजूद कांप उठा। डॉक्टर अशोक ने अभी उस बूढ़े आदमी को वेंटिलेटर से हटाना शुरू ही किया था। अचानक उसके शरीर के एक हिस्से में हल्की सी हरकत हुई। मैं हैरत के मारे सुन्न रह गई। मैं बेख्तियार चीख पड़ी, वह मरा नहीं है, वह अभी जिंदा है। मेरी चीख पर डॉक्टर अशोक ने गुस्से से मुझे चुप करवा दिया। फिर जो चीज उन्होंने मुझे दिखाई, उसने मेरी जुबान को पूरी तरह बंद कर दिया। मैं बिल्कुल गुमसुम हो गई और सन रहकर उस बूढ़े को देखने लगी। इन अजीब हालातों ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मैं फितरत से कमजोर और नर्म दिल लड़की थी, मगर इन डॉक्टरों की हरकतों ने मुझे पूरी तरह उलझा कर रख दिया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह बूढ़ा होश में रहकर कितने भी बड़े गुनाह करता, मगर उसका जानबूझकर इलाज न करना, यह सरासर जुल्म था। मैं घर जाकर भी बेचैन रही और यही सब सोचती रही। फिर उस लड़की की हालत याद आने लगी, जब पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर अशोक ने उस बूढ़े का पार्थिव शरीर उसे सौंप दिया। उन्होंने रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें लिखा था, बूढ़े की मौत में कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसकी मृत्यु तबीयत से हुई थी। न उसका दिल बंद हुआ था, न ही उसे कोई जहर दिया गया था। ये रिपोर्ट देखते ही वह लड़की बिल्कुल सुन्न हो गई। मैंने जब डॉक्टर रोहित से कहा, इस बूढ़े की लाश उसके घर वालों को देनी चाहिए। यह लड़की उसकी कोई रिश्तेदार नहीं है। नहीं, इसे हक है कि यह उसका अंतिम क्रिया करे।
उसकी बीवी और बच्चों का उस पर हक ज्यादा है। तो डॉक्टर रोहित ने मेरी बात सुनकर अफसोस से जो कहा, वह मुझे बिल्कुल गूंगा कर गया। उन्होंने कहा, उस बूढ़े के घर वालों को पहले ही खबर दे दी गई थी, मगर उन्होंने ऐसे बदचलन आदमी के पार्थिव शरीर को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब कहने लगे कि उस बूढ़े की पत्नी और बच्चे शरीफ और गैरतमंद लोग हैं। उनके लिए यह बात भी किसी तमाचे से एक मन ही थी कि वह बूढ़ा गुनाह करते हुए मरा था। मेरे लिए यह गुस्सा कोई नया नहीं था। जवान औलादें कभी अपिता की कि दूसरी शादी को मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाती और गुस्से का शिकार हो जाती हैं। मेरे सौतेले भाइयों का भी ऐसा ही रवैया था। अपने बचपन से ही मैंने अपने सौतेले भाइयों की नफरत और बेरुखी झेली। मेरे भाइयों ने कभी मेरी माँ को स्वीकार किया था और नहीं मुझे बर्दाश्त कर सकते थे। मेरे पिता से भी वे नाराज और दूर दूर रहते थे। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी नफरत का खुला इजहार मेरे पिता की जायदाद से मुझे हिस्सा ना देकर किया था, गुस्से में ही सही, मगर वे मेरे साथ नाइंसाफी कर चुके थे। इस पर मेरे मामा और परिवार के लोगों ने हमें कई बार सलाह दी थी कि अगर मेरे सौतेले भाइयों पर केस किया जाए तो जायदाद में से मुझे हिस्सा मिल सकता है, क्योंकि मैं कानून के अनुसार अपने पिता की जायदाद में हकदार थी। मगर मेरी माँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अपने पिता की जिंदगी में राजकुमारियों की तरह रहने वाली लड़की आज एक आम नर्स बनकर अस्पतालों के चक्कर काट रही थी। मेरे लिए यह बात किसी तकलीफ से कम नहीं थी। मगर इस नफरत और गुस्से के बावजूद मेरे पिता की मौत पर मेरे सौतेले भाई सबसे आगे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई औलाद अपने पिता की दूसरी शादी को लेकर इतना गुस्सा सकती है कि उसकी मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दे। मेरी नज़रों में डॉक्टर अशोक का बहुत ऊंचा मकाम था, मगर उस दिन डॉक्टर अशोक की हरकत ने मुझे पूरी तरह उलझाकर रख दिया था। मैं कई दिनों तक इसी बात को सोचती रही कि उस बूढ़े को जानबूझकर क्यों खत्म कर दिया गया, मगर मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं नहीं जानती थी कि इसकी वजह मेरी कम जानकारी थी, वरना मैं सब कुछ समझ जाती। वेंटिलेटर से हटाते वक्त उस बूढ़े की एक टांग में थोड़ी सी हरकत हुई, जिसने मुझे चौंका दिया। वह हरकत बहुत साफ थी, मगर सिर्फ मैंने ही उसे देखा था। डॉक्टर अशोक और डॉक्टर रोहित मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। वे कहने लगे, मुझे वहम हो रहा है। तब डॉक्टर अशोक ने जिस नज़र से मुझे देखा, उसने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। उस बूढ़े की धड़कन पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। ये सब मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। कुछ दिनों तक मैं इस बारे में अस्पताल में किसी से बात नहीं कर सकी, क्योंकि डॉक्टर रोहित बहुत व्यस्त रहने लगे थे और डॉक्टर अशोक का कई दिनों तक मूड काफी खराब रहा। मैंने मेडिकल की किताबें खंगाल शुरू की और जब आखिरकार मुझे उस बूढ़े की इस हालत की वजह समझ आई, तो मैं हैरान रह गई। मुझे यह पता चला कि उस बूढ़े की ब्रेन डेथ हो चुकी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से निष्क और बंद हो चुका था, जिसके कारण दिमाग से जुड़ा पूरा तंत्र काम करना बंद कर चुका था। ब्रेन डेथ को भी मृत्यु ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंसान मशीन से जुड़ा रहता है और कृत्रिम रूप से सांसें लेता रहता है, लेकिन उसके जागने या फिर से जीवित होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि उसका बाकी शरीर मर चुका होता है, यानी उसका दिल भी बंद हो चुका होता है। आमतौर पर किसी भी ब्रेन डेथ वाले व्यक्ति के शरीर में कोई हलचल नहीं होती, लेकिन उस बूढ़े की टांग में साफ तौर पर हलचल हुई थी। जब मैंने ये बात अपने पिता के दोस्त, जो एक विशेषण डॉक्टर थे, से पूछी, तो उन्होंने बताया कि ब्रेन डेथ की कई वजह हो सकती हैं। कुछ लोग दिल की समस्या के कारण मर जाते हैं, कुछ को दिमाग का कैंसर होता है। कभी कभी अत्यधिक पीड़ा में ब्रेन डेथ का शिकार व्यक्ति थोड़ी सी हलचल दिखा सकता है। उस बूढ़े का अंजाम क्या हुआ होगा, यह मेरे सोचने की हद से बाहर था। जिस व्यक्ति की गुनाह की हालत में मृत्यु हुई थी, उसका अंजाम क्या हो सकता था? मैं इस सब के बावजूद उलझ कर रह गई थी। हमारे अस्पताल में ऐसे कई मरीज आते थे जिनकी ब्रेन डेथ हो जाती थी। अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करना उनके परिवार और बच्चों के लिए बेहद कठिन होता है। ऐसे में कुछ लोग वेंटिलेटर पर कृत्रिम सांसें देकर उन्हें तब तक अस्पताल में रखते हैं जब तक कि भगवान की ओर से वो सांसें भी पूरी तरह खत्म न हो जाएं। लेकिन डॉक्टर अशोक ने इस मामले में जरा भी सोचने की जरूरत नहीं समझी और पोस्टमार्टम के लिए हामी भर ली, फिर उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर दी। डॉक्टर अशोक जैसे अनुभवी और काबिल डॉक्टर का यह रवैया
मेरे दिमाग में खटक गया था। इसकी असली वजह मुझ पर इस घटना के 6 महीने बाद खुली और मैं हैरान रह गई। 6 महीने बाद अचानक हमें डॉक्टर अशोक की शादी का कार्ड मिला। अस्पताल में उनके साथ काम करने वाले सभी करीबी दोस्तों को इस शादी का निमंत्रण दिया गया था। हम सब चौंक गए क्योंकि यह शादी बिल्कुल अचानक हो रही थी। डॉक्टर साहब को मना करना संभव नहीं था, इसलिए तय तारीख पर हम सभी उनके बताए हुए स्थान पर पहुंच गए। मैं वहां पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि डॉक्टर साहब जैसे अमीर और सफल व्यक्ति का विवाह किसी महंगे हॉल के बजाय उनके घर के हॉल में हो रहा था। डॉक्टर साहब की माँ बेहद खूबसूरत और दयालु महिला थीं। खाना खाते हुए गलती से मेरे कपड़ों पर थोड़ा खाना गिर गया। मैं घबरा गई। तभी डॉक्टर साहब की माँ ने मुझसे कहा कि मैं घर के अंदर किसी बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ कर सकती हूँ। मैं सिर हिलाकर घर के अंदर चली गई। कमरा तलाशते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ी और वहां एक छोटी सी तस्वीर देखकर मैं चौंक गई। उस तस्वीर में डॉक्टर साहब का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन उनके पिता की जगह उसी बूढ़े आदमी को देखकर मैं स्तब्ध रह गई, जिसे हमारे अस्पताल में एक गलत हरकत के दौरान मृत्यु के बाद लाया गया था। मैं फटी फटी आंखों से उस तस्वीर को देख रही थी। उसी पल मुझे डॉक्टर अशोक के अजीब बर्ताव का राज समझ में आया। अपने ही पिता को इस हाल में देखने के बाद उन पर क्या बीती होगी। डॉक्टर साहब का गुस्सा अब मुझे पूरी तरह समझ आ रहा था। डॉक्टर रोहित तो उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, यकीनन वे भी इस सच्चाई से वाकिफ थे। तभी वहां डॉक्टर अशोक आ गए। मुझे तस्वीर के पास देखकर वे एक पल के लिए झिझके और फिर बोले, माही, उस दिन आपको मेरा रवैया बुरा लगा था, क्योंकि आपको लगा कि मैं एक इंसान को बचा नहीं रहा हूं। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने अपने पिता को वेंटिलेटर पर रखा था। मैं उस लड़की को झूठ बोलकर भगाना चाहता था, लेकिन जब उसने पोस्टमार्टम की जिद की तो मैं उसके पक्ष में बोलने पर गुस्से में आ गया। डॉक्टर साहब ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने अपनी माँ को फोन कर बताया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे बाप की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो उसे कृत्रिम सहारे से जीवित रखने की कोई जरूरत नहीं। हमारा बाप पूरी जिंदगी हमारे लिए एक कलंक बनकर रहा। वह एक अय्याश इंसान था जो गरीब जवान लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनका शिकार करता था। ऐसे बाप को मैंने रास्ते से हटाकर अपने दामन से यह दाग मिटाया है। आज हमें कोई डर नहीं कि हमारा बाप लोगों के सामने आकर अपनी असलियत दिखा देगा। डॉक्टर साहब ये कहकर वहां से चले गए और मैं उस बदनसीब बूढ़े के बारे में सोचने लगी, जो दुनिया में जीते हुए भी अपनी औलाद का प्यार नहीं जीत सका। यहां तक कि उसे तौबा करने का मौका भी नहीं मिला और उसकी गुनाह की हालत में ही मृत्यु हो गई। भगवान हमें ऐसे अंजाम से बचाए और हमें तौबा करने की मोहलत दे, ताकि हम अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही सीख देने वाली और नई दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,